नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और शाम के 3 बजे हैं और हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर हमारी सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल को लेकर। महादंगल में हम रोज वो मुद्दे उठाते हैं जिनकी सरगर्मी बनी रहती है राजनीति में, और आज अगर हम बात करने जा रहे हैं तो आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी के गेम प्लान की। अगर पिछले चुनावी नतीजों को देखा जाए तो ओवैसी बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, उनका वोट फीसदी 0.5% के आसपास रहा था। तो ऐसे में ओवैसी क्या नई ताकत बनकर उभरेंगे? और ओवैसी को लेकर जितनी हवा बनाई जा रही है, क्या वाकई में उसमें कुछ दमकम नजर आ रहा है? क्या ओवैसी वाकई में समीकरण बिगाड़ सकते हैं? क्या मुस्लिम फैक्टर जो है वो ओवैसी की तरफ जा सकता है? क्या मुस्लिम्स का मुंहभंग जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हो चुका है और ओवैसी में उन्हें एक नया विकल्प नजर आएगा? या फिर जैसा विपक्ष हर बार कहता है कि ओवैसी वहीं उतरते हैं जहां पर बी टीम की तरह से काम करते हैं, वो बीजेपी की वोट काटने का काम करते हैं। बिहार में तेजस्वी अगर सत्ता से दूर रहे तो उसमें ओवैसी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन पश्चिम बंगाल में ओवैसी फैक्टर कहीं चल भी नहीं पाया। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थितियां होंगी? उत्तर प्रदेश का जो जातिगत समीकरण है वो क्या कहता है? और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम का वाकई में क्या मोहभंग हो चुका है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ AIMIM चीफ की तरफ से नेता आदिल हसन साहब जुड़ रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हैं, दिनेश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हैं और इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ RLD के प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आदिल हसन से। आदिल साहब, पिछली बार तो आपकी पार्टी ने 1% भी वोट हासिल नहीं किया था। आपको तमाम लोग कह रहे हैं कि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आप तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने उत्तर प्रदेश आए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई में आप समाजवादी पार्टी के MY समीकरण में सेंध लगाकर M को अपने खाते में कर पाएंगे? देखिए, जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो फिर दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन क्यों? और दूसरी एक और बड़ी बात है कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दिन कहा गया कि अब MY नहीं चलेगा, इस बार A to Z चलेगा। MIM A to Z पे काम करती है और हम सबको लेके चलेंगे और उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच जाएंगे। उत्तर प्रदेश की आवाम ने समाजवादी का भी कार्यकाल देख लिया, भाजपा के भी कार्यकाल में देख लिया कि किस तरीके से नंगा नाच हुआ, महिलाओं पे अत्याचार आपने देखा। अभी पंचायत चुनाव में जो महिलाओं पे जो दमन हुआ। आदिल साहब, अगर A to Z होगा तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया कि आप की तरफ से अगर सत्ता में आपकी पार्टी आती है या उस स्थिति में पहुंचती है कि आपकी मदद से सरकार बने तो पहली बार सूबे को मुस्लिम मुख्यमंत्री भी मिल सकता है? इस पर भी मैं आपसे सवाल जवाब करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि ओवैसी की एंट्री कैसी है, कहां है और क्या कुछ असर डाल सकती है, कैसी सुगबुगाहट है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। पहले के बनिस्बत MIM पार्टी बहुत मजबूत है और मुख्तलिफ सेकुलर पार्टीज को जनता ने कामयाब किया। उन्होंने संभल के लिए क्या किया? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज में। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। तमाम पार्टियां इस महादंगल में जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन यूपी की सियासी फिजा में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की है। चुनावी थर्मामीटर लेकर ओवैसी यूपी की मुस्लिम आबादी के बीच सीधे पहुंच रहे हैं। कोशिश है M फैक्टर की धा लेना। एक हफ्ते में ओवैसी ने यूपी के लखनऊ, बहराइच, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद को नाप लिया। 8 जुलाई को ओवैसी ने अवध के बहराइच में अपनी पार्टी AIMIM के पहले दफ्तर का उद्घाटन किया। 15 जुलाई को उनके फोकस पर था पश्चिमी यूपी, क्योंकि इस इलाके में मुस्लिमों की आबादी 40% के आसपास है। गाजियाबाद की मसूरी और संभल में अपनी पार्टी दफ्तर की शुरुआत की। मुरादाबाद में रैली की। माइनॉरिटीज के लिए कोई स्कूल का इंतजाम नहीं। यही संभल में बताइए, आपने 4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। बंगाल में बुरी तरह पिटने के बावजूद ओवैसी यूपी में ताल ठोकने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब यूपी में तकरीर दे रहे हैं। मुद्दा एक ही होता है, कैसे मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की जाए। लेकिन ओवैसी के इस गेम प्लान पर यहाँ के मुसलमानों को कितना एतबार है, ये पश्चिमी यूपी के मुसलमानों की जबानी ही आपको सुनवाते हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी का कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों को बांटने के काम के अलावा कोई काम नहीं करते। देखिए तो अपनी छवि के ऊपर बात है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छे पाएंगे। सब समझ गए उसकी राजनीति को, अब कोई बेवकूफ़ ना है इस दुनिया में। मुस्लिम वोट ज़्यादा जो परसेंटेज है 80% बल्कि 90% वो समाजवादी के साथ है। हम अखिलेश आज़ादी को वोट देंगे। मुसलमान जाहिल नहीं है, न मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान पढ़ लिखा है। आने वाले दौर में पता लग जाएगा कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। उनकी मुरादाबाद में या उत्तर प्रदेश में ज़रूरत नहीं है, उनकी सिर्फ हैदराबाद में ज़रूरत है। ज़्यादातर जो है वोटर मुसलमान जो है ओवैसी साहब को वोट देगा इस बार। संभल का असल में मुसलमान ओवैसी साहब तो नहीं, बिल्कुल इनका यहाँ कुछ नहीं है बिल्कुल भी संभल के अंदर। जो हमारा विकास करेगा हम तो उसके साथ हैं। ओवैसी पर मुसलमानों को कितना भरोसा है, ये तो आपने उनकी ही ज़बानी सुन लिया। लेकिन चुनावी दंगल में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों को जिनके साथ दो दो हाथ करना है, वो पार्टियां ओवैसी को कितनी गंभीरता से ले रही हैं, ये भी जानना जरूरी है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को भी चुनौती नहीं मान रहे और ओवैसी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ओवैसी को भी अपनी हैसियत पता लग जाएगी कि वो आएंगे तो उन्हें कितनी उनकी क्या हैसियत है। आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्हें उनकी हैसियत का पता लगेगा और हम लोग बताने का भी काम करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत लोग आएंगे, बहुत तरीके की बात करेंगे। चुनाव की आहट होते ही तमाम राजनीतिक दल बरसाती मेंढक की तरीके से उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने लगते हैं, कभी पश्चिम में, कभी पूरब में, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। और ये लोग ऐसी जगह जाकर के लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं जहां पर इनकी आवश्यकता नहीं है। दरअसल यूपी की तमाम सियासी पार्टियों ने 2017 में ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस देखा है। AIMIM ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं हुई थी। हालांकि ओवैसी का दावा है कि 2017 के मुकाबले अब उनकी पार्टी यूपी में पहले से ज्यादा मजबूत है और पूरे दमखम से वो चुनाव में उतर रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर MIM पार्टी का प्रेजेंस है। और हम कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ। दरअसल अब की बार ओवैसी का तमाम जोर यूपी में बिहार वाली कामयाबी हासिल करना है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या वाकई में बिहार की तरह से कुछ कमाल कर पाएंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में, या फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पुराना उनका प्रदर्शन है वही उसके इर्द गिर्द या उससे थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो समीकरण है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है, जो धार्मिक समीकरण है, वो क्या कुछ कहते हैं, ये जानने के लिए ज्योति के पास चलते हैं। जी बिनाज, मुस्लिम समुदाय के मन को टटोलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भरोसा है वेस्ट यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस इलाके में मुस्लिमों की आबादी कितनी है जिसके दम पर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय का वोट लेने का सपना देख रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद की अगर बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है गाजियाबाद, 23.73 आबादी है मुस्लिमों की, और गाजियाबाद पर भी इस वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी की खास तौर पर नजर है। अगर गाजियाबाद के बाद हापुड़ की बात कर ली जाए तो 32.12% मुस्लिम आबादी है, और ये मुस्लिम आबादी असदुद्दीन ओवैसी को एक सपना दिखाती है कि कुछ सीटें उनके खाते में बिहार की तरह आ जाए। गौतम बुद्ध नगर में 13% तकरीबन आबादी है मुस्लिमों की, जिस पर खास तौर पर नजर है, और ये ओवैसी के प्लान में शामिल है। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में ये आबादी 32.81% है। कुल मिलाकर के अगर यूपी की आबादी की बात की जाए तो यूपी की आबादी में तकरीबन 20% की आबादी मुस्लिमों की है। बागपत की बात कर लीजिए, 27.98% आबादी मुस्लिमों की है। उधर मुजफ्फरनगर चले जाएं तो 38.09% की आबादी मुस्लिमों की है, और सहारनपुर में सबसे ज्यादा आबादी 41.95%। बुलंदशहर में ये तादाद 35.5
5.3% की है। अब बिना सवाल ये उठता है कि जिस बिहार के सीमांचल में 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने इसी वोट बैंक के दम पर हासिल की थी, क्या ये उत्तर प्रदेश में संभव हो पाएगा? ये थोड़ा सा संशय नजर आता है। बिल्कुल देखना दिलचस्प रहेगा कि योगी सरकार ने जो विकास की बयार बहाई है, जैसे कि पीएम मोदी ने कहा है, चुनाव उस पर होगा या फिर जब मंदिर की डेडलाइन जो है वो रिवाइज हो जाती है, 24 की जगह 23 में राम मंदिर बनने लगता है और उसके बाद ओवैसी की एंट्री हो जाती है, मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात होने लगती है। तो ये जब तमाम समीकरण आते हैं तो क्या एक बार फिर से घूम फिर के उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमेगा? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो है इस वक्त लगातार जुड़ चुके हैं, अपने तमाम मेहमानों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर कपीश साहब आप बताइए कि कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, ओवैसी की पार्टी की एंट्री, उनका ये कहना कि सूबे को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री भी दे सकते हैं, क्या कुछ डेंट लगाएगा मुस्लिम वोट बैंक में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में पिछले 4 बार सरकारें बनाई और फुल फ्लेज सरकार बनी, 5 साल की, और बहुत कुछ उत्तर प्रदेश को हमने किया। और आपने ये भी देखा कि जब भी हम चुनाव में गए तो हमारे साथ जो है एक सांप्रदायिक दल सामने होता है जिसका नाम है भारतीय, और उसके अलावा जो दल हमारे सामने प्रमुख रूप से थे, चाहे बसपा हो या कांग्रेस, तो सब चुनाव लड़े हमारे देश। लेकिन बावजूद इस हमने 4 बार इस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और बसपा और कांग्रेस को भी सबसे वोट मिलते रहे। तो चीज यहाँ पर है कि अगर कोई किसी की ठेकेदारी लेके आ रहा है, कोई किसी जाति धर्म वर्ग की ठेकेदारी लेकर के आ रहा है, तो ये उनको मुबारक। हमारे अपने पार्टी का मानना है, हमारे नेतृत्व का मानना है, नेता का मानना है कि हम अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, हम विकास की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने पूर्ववर्ती किए गए बेहद खूबसूरत बातें नेता कहते हैं, विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब चुनाव आते हैं ना तो अली बजरंगबली और ये तमाम चीजें जो हैं हावी होने लगती हैं, फिर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई विकास की, अस्पताल की, रोड की, फ्लाईओवर्स की, बिजली की, इसकी बातें नहीं करता है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त तमाम नेता मौजूद हैं। दिनेश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। दिनेश सिंह जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा गर्मा गर्मी वहां रहती है, हाल के दिनों में भी हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर पोलराइज होती हैं चीजें, धार्मिक उन्माद को लेकर भी वहां से गाहे बगाहे खबरें आती ही रहती हैं। ऐसे में ओबीसी की एंट्री और उनका वहां पर नजर गड़ाना आपकी पार्टी के लिए तो फायदे का सौदा है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी को कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। वो दल के रूप में लड़ सकती है, निर्दल लड़ सकती है, किसी के साथ गठबंधन करके लड़ सकती है। लड़ना चाहिए और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अच्छे होनहार छात्र को दूसरे छात्र के आने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर उसको अपनी तैयारी पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुशासन पर जो काम किया है, जो जनहित के काम किए हैं, उसके नाते हमको कोई घबराहट नहीं है। पिछले बार के भी चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे पूरब की बात हो, चाहे पश्चिम की बात हो, चाहे उत्तर की बात हो, चाहे दक्षिण की बात हो, तो इस बार अली और बजरंगबली तो याद नहीं आएंगे ना, इस बार तो सिर्फ काम ही याद आएगा ना। चुनाव आते आते हमें ऐसे बयान तो नहीं नजर आएंगे ना, सुनने को मिलेंगे। नहीं, देखिए हम लोग सनातन धर्मी है, अगर हनुमान जी की बात है तो अगर हनुमान जी की आराधना करनी तो फिर किसी को गोली भी नहीं मारी जाएगी ना। लेकिन मैं मूल बात पे आता हूँ। देखिए दूसरी चीज, कोई आ रहा है वो 14% की बात करता है, कोई 28% की बात करता है, कोई 42% की बात करता है, कोई 56% की बात करता है। हम इस तरह से बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 100% की बात करते हैं। हम किसी को, कोई दल आता है तो कहता है कि नहीं हम यादवों का काम करेंगे, कोई आता है कहता है नहीं हम मुस्लिमों के काम करेंगे, कोई आता है कहता है नहीं हम दलितों के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और चलिए जरा इंद्रजीत सिंह जी के पास भी जाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगर ओवैसी निगाहें डाल रहे हैं और वहां पर वोट बैंक की जो उसमें सेंधमारी होती है, तो उनके लिए क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं? इंद्रजीत जी देखिए मैडम जी, बात ये, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आज की जो मौजूदा स्थिति है ये 21वीं सदी चल रही है और आज वो पुराना वाला मुसलमान नहीं है। आप मुझे बताइए, आज जो वैश्य समाज, जो हमारा जिसको बनिया समाज, वैश्य समाज, व्यापारी वर्ग कहते हैं, जितने काम धंधे वो व्यापारी वर्ग कर रहा है, आज वो सारे काम ये मुस्लिम समाज कर रहा है। इंडस्ट्रीज वो चला रहा है, रोलिंग मिल वो चला रहा है, दुकानें वो चला रहा है, समाज से संबंधित
किरियाने का काम वो कर रहा है। अब वो पहले वाला अंगूठा छाप मुसलमान नहीं है कि आप 4.5 साल जब मुस्लिम को नाम को लेकर बीजेपी वोट लेती रही, उनको डराती रही, उनके ऊपर अत्याचार करती रही, तो ओवैसी साहब हैदराबाद में नूरा कुश्ती कर रहे थे बीजेपी के साथ नगर निगम के चुनाव में, और आप 6 महीने पहले आप यूपी में आएंगे और यूपी में 550 आदिल साहब, आप बीजेपी के साथ नूरा कुश्ती करते हैं, बीजेपी की दरअसल मदद करने ही आते हैं। जवाब दीजिए, तीखे आरोप लगे हैं आपके ऊपर। नूरा कुश्ती यानी कि सिर्फ नकली लड़ाई, ये तो उनके द्वारा बी टीम है। आप बीजेपी की नकली लड़ाई लड़ते हैं। 4.5 साल बाद याद आई मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है करने के लिए। आप देख लीजिए यूपीए 1 यूपीए 2 पहले अत्याचार हुआ। मुझे ओवैसी साहब कितने परिवारों में, एक मैडम, कितने परिवारों में ओवैसी साहब किसी को किनकी मदद करने के लिए आए, किसी के आंसू पोंछने आए, किसी के लिए किसी फौरी। आदिल साहब, 6 महीने पहले ओवैसी साहब घर घर जा रहे हैं, बड़ा जो ओपन जीप में वो अपना रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 4.5 साल में अगर मुस्लिमों की उत्तर प्रदेश की इतनी परवाह थी तब क्यों नहीं आए, क्यों गायब रहे? आप जाके पता करिए। अगर अखलाक को मारा गया तो सबसे पहले कौन किया? अरे बोलने दिया जाए ना भाई। हाँ बोलिए। अखलाक को जब शहीद किया गया, मारा गया, तो कौन उनके घर पर पहुंचा? सबसे पहले ओवैसी साहब पहुंचे। मुजफ्फरनगर में जो अखिलेश जी की सरकार में जो हुआ, अगर रिलीफ के लिए और इंसाफ की बात किया तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। अखिलेश जी की 5 साल की सरकार थी, इन्होंने 18% रिजर्वेशन की बात की थी। कहाँ है वो रिजर्वेशन का वादा? इनके कार्यकाल में मुजफ्फरनगर हुआ, और सिर्फ विकास तो सैफई तक हुआ। आपके 4.5 साल में 4 हाजिरी बहुत है। आपके नेता तो अदृश्य है। आपके नेता तो अदृश्य है। 1.5 साल से तो आपके नेता अदृश्य थे, और आपको मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। 8 महीने से उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, उसमें उत्तर प्रदेश की आवाम कह रही है, उसमें मुस्लिम भाई भी बैठे हैं। आप मुस्लिम भाई को क्या? मुस्लिम भाई कब तक बोलिएगा? के लिए गए आप? नहीं तो आप मुस्लिम सीएम क्यों कहते हैं? मुस्लिम सीएम मिलेगा सूबे को, सूबे को अच्छा सीएम मिलेगा, समझ में आता है। मुस्लिम सीएम मिलेगा, ये क्यों आपकी पार्टी के तरफ से ऐसे बयान आते हैं? हमारे समाज का एक हिस्सा है आप, हमारे समाज का हिस्सा है, सबको मिलना चाहिए। अगर मराठा बिरादरी से किसी को डिप्टी सीएम मिलता है तो उस बिरादरी में एम्पावरमेंट आता है। अच्छा, लिंगायत कम्युनिटी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उस कम्युनिटी को हिम्मत आता है। मुस्लिम कम्युनिटी से अगर ये मांग है मेन स्ट्रीम में, कपीश जी ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार में मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें उनका हकूक नहीं मिला, और इसीलिए ओवैसी जाएंगे तो मुस्लिमों का उद्धार करेंगे। तो क्या दिक्कत है? अगर एक बिरादरी को, एक तबका को लगता है। चलिए, मैं यही सवाल लेके कपीश जी के पास जाती हूँ। कपीश जी, आपके लिए भी सवाल उठाए हैं कि आपने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। बीजेपी तो नहीं जानी जाती है करने के लिए, आपने भी कुछ नहीं किया। कपीश साहब, भाभी को हम चुनाव नहीं हराए हैं, भाभी को उनके घर के लोग हराए चुनाव, उस पर भी। एक सेकंड कपीश साहब, मेरे को जवाब लेने दीजिए। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि इनके ये तो आरोप लगाने के लिए आए हैं भाई। अगर इनकी पार्टी लड़ने के लिए आई है और हमसे अलग इधर लड़ रही है, और इनको मालूम है कि ये किससे लड़ रहे हैं, तो ये अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे। इनको कहने का संवैधानिक अधिकार है और ये कहें, लेकिन देश की, प्रदेश की जनता इस बात को तय कर देगी कि कौन किसके साथ खड़ा है। क्योंकि कोई आदमी जब उत्तर प्रदेश के लिए एक भी आंदोलन लेकर के ना आया हो और वो अचानक आ जाए, और 2017 में 42 जगहों पे लड़ने के बाद 0.2% की अगर वोट हो, और वो जो है वो लड़ने की बात कर रहा हो सत्तासीन दल से, और उनको वो सर्टिफिकेट दे रहा हो कि साहब आओ हमसे कुश्ती लड़ लो, तो प्रदेश की जनता समझ रही है कि कौन सी कुश्ती कौन किसके साथ कैसे लड़ रहा है। इंद्रजीत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी के साथ ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई लड़ते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं। इंद्रजीत जी ने कहा असली लड़ाई नहीं है बीजेपी की इनसे। मैं तो सीधी बात ये कहता हूँ कि 0.2% वाले का हम क्या उत्तर देते हैं? हमें जो आदिल साहब, आपकी तो बातों का उत्तर देने लायक भी नहीं समझते हैं आपको। मैं इनको दूंगा, आदिल साहब आपको दूंगा। 0.2% वाले को क्या दूं? 0.2% वाले को बातों का जवाब देने के लायक भी नहीं समझते हैं आदिल साहब। तो जमीन पर ला दिया। 2014 में 80 सीट में कितना सीट जीते थे? 2019 में कितना सीट? इनको खुशी हो रही है, पूछिए इनसे ये किससे लड़ने आ रहे हैं। यही अहंकार, इनसे पूछिए ये किससे लड़ने आ रहे हैं। इनसे पूछिए ये किससे लड़ने आ रहे हैं। ये तो हम ही से लड़ रहे हैं। ये आप तो हम ही से लड़ रहे हो मेरे मित्र, मेरे भाई आप तो हम ही से लड़ रहे हो। अरे आप तो
इसी में हमसे लड़ रहे हो। 2015 में क्यों चुनाव लड़ेंगे? ये तो इंद्रजीत जी आप बिहार में जाके ओवैसी की एंट्री क्या एक बार फिर से चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना देगी? महाराज से पूछ लेना। इंद्रजीत जी, क्या ओवैसी की एंट्री चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना देगी? साक्षी महाराज, साक्षी जी महाराज से मिलकर पूछ लेना, जो आपका बड़ा मान सम्मान कर रहे हैं। कल्याण सिंह जी को आपने पार्टी में लिया था, बीजेपी के चीफ। अरे भाई क्यों छरछरा रहे हैं भाई? हमने कुछ कहा है? वो भाजपा के साथ हमारे अलग अलग लड़े थे। आप उनको जवाब दीजिए, आप हमको क्यों जवाब दे रहे हैं? चलिए जरा इंद्रजीत राय जी, इंद्रजीत जी, क्या आपको लगता है ओवैसी की एंट्री यहाँ पर पूरा हिंदू मुस्लिम की दिशा में ले जाएगी एक बार फिर से चुनाव को? देखिए मैडम जी, मैं आपको बताऊं, आपके जो वोट मिलेगा वो चाहे मुस्लिम समाज का हो, सिख समाज का हो, मेरे हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति का हो, किसी जाति धर्म का, वो मिलेगा विकास के नाम को। कोरोना के दौरान किसने उनकी मदद करी, किसने हॉस्पिटलों में एडमिशन कराए, कितने बच्चों की फीस माफ हुई, कितने बिजली के फीस माफ हुए, किसने किसानों के हित की बात करी, किसने 550 किसानों के मरने पे अपनी संवेदना प्रकट करी, किसने जो बार बार दाम बढ़ रहे हैं बिजली के, डीजल के, पेट्रोल ने, किसने उसकी आवाज उठाई? चलिए तो यानी कि उसकी होगी। बात ये मुस्लिम पुराना मुसलमान नहीं है जी। चलिए मैं जरा अभी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं है दिनेश जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ओवैसी तो जानबूझकर आए हैं और आपसे लड़ने नहीं आए हैं, वो तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने आए हैं। इंद्रजीत जी ने कहा कि आप लोगों के साथ उनकी नूरा कुश्ती चलती है, वो जहां जहां पहुंचते हैं मदद आपकी होती है वोट काट के। विराज जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश अरे हैदराबाद स्पष्ट उसका उदाहरण है, जहाँ पे ओबीसी साहब के लड़ रहे थे वहाँ इन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े करे, और जो यहाँ इनके कैंडिडेट थे वहाँ ओबीसी साहब ने खड़े नहीं करे। विराज जी, इनको कहिए जरा रुक जाए। नहीं बताइए, इनके आरोपों के जवाब दे दीजिए ना सर, मैं आपसे जवाब ही ले रही हूँ। आप बार बीजेपी पे आरोप लगता है कि बेसिकली बीजेपी की मदद करने पहुंचते हैं ओवैसी। साक्षी महाराज जी का कभी कोट नहीं कर रहे। साक्षी महाराज इन्होंने बंगाल में ये खेल करने का कोशिश करी, वहाँ मुंह की खानी पड़ी, बंगाल में 0% सन्नाटा रह गया। कैसे यहाँ की बेकारी से, लाचारी से यहाँ की जनता उसको मुक्ति चाहती थी और बंगाल में 0। चलिए तो ये बात दिलचस्प रहेगी कि अभी देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं है, 6 महीने बाद जाके चुनाव होने हैं, लेकिन माहौल किस तरह से गरमा रहा है। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश पहुंच रही हैं, ओवैसी दौरे कर रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कह रही है, तो अंत तक आते आते चुनाव वाकई में विकास, कोरोना और इन तमाम मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या फिर एक बार फिर से अली और बजरंगबली की एंट्री हो जाएगी। देखना दिलचस्प रहेगा। लगातार न्यूज नेशन की विशेष कवरेज हर रोज आप 3 बजे देख सकते हैं चुनावी महाकुंभ पर।